हाँ देखिए, 2020 के चुनाव हुए थे, उस समय भी वोट परसेंटेज इससे कम था। इस साल पहले चरण में ही लग गया था कि जनता खुल करके सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग 6 बजे तक खत्म हो गई है, जिसको लेकर के अभी तक के नतीजों में देखा जाए तो 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है, जिसमें कि 67.14% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी, जिससे हम बात करते हैं इनसे बिहार चुनाव को लेके। सर, तो पहले चरण की वोटिंग को लेकर आपके बारे में क्या आपको क्या विचार है सर? पहले चरण की वोटिंग को लेके, जैसा कि पिछले साल की वोटिंग 2020 चुनाव की वोटिंग को लेके जो प्रतिशत था, उससे इस चुनाव में प्रतिशत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, पहले चरण में 65% के आसपास मतदान हुआ था, उससे थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन दूसरे चरण में अभी 5 बजे तक का जो आप डेटा बता रहे हैं, मतलब 70 पार। मैं सुबह से कह रहा हूं कि जिस तरीके से 7 सवा 7 में हमने महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी, युवाओं की कतारें देखी, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए थे, इतनी भारी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में, मैं सुबह से कह रहा हूं कि इस बार जो है वो 70 पार है। और देखिए, कुल मिलाकर के 5 बजे तक का जो डेटा आप बता रहे हैं 67 पॉइंट समथिंग है, तो मुझे लगता है कि 70 पार में अब ज़्यादा वक्त नहीं, 1 घंटे का उस समय बच रहा था। और उसके बाद वो लोग भी उसमें वोटिंग में और परसेंटेज में शामिल होंगे जो लाइन में लगे हुए हैं, और उनकी वोटिंग किसी कारण से नहीं हुई है तो 6 बजे के बाद भी उनको वोट डलवाया जाता है आमतौर पे, जो भी लाइन में होते हैं। दूसरी बात है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी की भागीदारी हो रही है, और बिहार जैसे स्टेट में जिसमें जो वहाँ से लोग जो हैं प्रवासी बहुत सारे हैं, तो अगर इस समय वहां पर इतनी संख्या में वोटिंग हो रही, इतना वोटिंग हो रहा है, तो आप समझ लीजिए। हाँ देखिए, 2020 के चुनाव हुए थे, उस समय भी वोट परसेंटेज इससे कम था। लेकिन इस साल पहले चरण में ही लग गया था कि जनता खुल करके सामने आ रही है। अच्छा, एक और संयोग देखिए कि छठ के दौरान चुनाव हुआ पहले चरण का, और छठ में जो बहुत सारे लोग गए थे वो वहां रुक गए। दूसरे चरण का अभी भी कुछ लोग वहां पर रुके हुए हैं, जो चुनाव करके मतलब मतदान करके वो अपने अपने जगह पे जहां वो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वो चले जाएंगे। जैसे दिल्ली में कुछ लोग आना है, कुछ को मुंबई जाना है, कुछ जो जहां पे भी वो अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे बाकी करते हैं। लेकिन एक और चीज जो बदलाव हुआ है वहां पर कि चुनाव में से पहले जो SIR का प्रतिशत जो है, SIR के तहत बहुत सारे लोगों के वोट काटे गए। वोट इसीलिए काटे गए कि कईयों की मृत्यु हो गई, कई दूसरे इलाके में जाके रहने लगे, तो उनका वोट काटा गया या ट्रांसफर किया गया। वो इस इलाके से जहां पर रहने चले गए, उन्होंने वोट वहां अपना ट्रांसफर करा लिया। बहुत सारे लोग थे जिनका 2-2 जगह वोट था, और इस बार था कि अगर दोनों जगह होगा तो कहीं कानूनी अड़चन ना आ जाए, उनको कानूनी शिकंजे में ना फंस जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने वोट जो है 2-2 जगह था तो उसको कटवा लिया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उस वजह से भी वोटर कम हुए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ज्यादा मतदान तो वाकई में हुआ है। जनता जब इतनी संख्या में बाहर निकली है, तभी तो इतना ज्यादा प्रतिशत हुआ है, जो 70% के पार जाने को तैयार है। और कुल मिलाकर के जो भी सरकार आएगी, जिस पार्टी की भी सरकार होगी, या NDA या महागठबंधन, लेकिन उनको जो मैंडेट है, जनता का जो समर्थन है, जनता का जो वोट है, वो सीधा भर भर के मिला है, जिसको सीधे तौर पे कहें तो छप्पर फाड़ के मिला है। तो ऐसे में बहुत अच्छा है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं कहेंगे, 2 पक्षों में ज्यादा मुकाबला था। हालांकि प्रशांत किशोर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पार्टी क्या करेगी ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन एक उनको स्तंभ माना जाना चाहिए। उनकी भी भूमिका स्ट्रांगली रही है पूरे चुनाव में, सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सीमांचल में ओवैसी भी कर जाएंगे,
जैसा पिछली बार उन्होंने चुनाव में किया था। सर, जैसा कि आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, तो उसमें मैं आपसे पूछा, उनका एक कमेंट आया था, बाइट आया था कि प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर रह के काम कर रहे हैं वो इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। क्या इस बात में कितना दम है, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैक्टर हैं, और मैंने आपको पहले भी अभी जस्ट कहा है कि छठ में बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए थे, उन्होंने वोटिंग की है, रुक के वोटिंग की है, पहले चरण में की भी, इस चरण में भी की है, दूसरे चरण में भी आज जो मतदान संपन्न होने वाला है और उसी के करीब है। तो मुझे लगता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमने फीस नहीं लिया, उनको कहा कि बिहारियों के बारे में आप अपना नज़रिया बदलिए और उनको परेशानी ना हो, इसलिए आप कुछ संकल्प, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने फैक्ट्री लगाने की बात कही, उन्होंने एजुकेशन देने की बात कही, हायर एजुकेशन की ओर जोर दिया। उन्होंने बहुत लंबा पदयात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बाद में शुरू हुआ। प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से पदयात्रा पर हैं, वो लगातार पूरे बिहार के विधानसभा में जा रहे हैं। तो इम्पैक्ट है, लोग प्रशांत किशोर को पहली बार चुनाव में आए हैं और वहां की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर कौन है। पहले पीके थे, पीके को हम सब तो जानते थे, क्योंकि मोदी जी के चुनाव में कैंपेनिंग का कुछ जिम्मा था उनके पास में। बाकी कई राज्यों में कई पार्टियों को उन्होंने चुनाव जितवाया। एक बार नीतीश कुमार को भी उन्होंने चुनाव जितवाया, इसलिए नंबर 2 का पोजीशन भी मिला, हालांकि बाद में छोड़ दिया। और वो जो स्लोगन है अब की बार नीतीश कुमार वाला, आपको याद होगा, वो उन्हीं के देखरेख में सारा कुछ कैंपेनिंग तैयार किया गया था। जैसा कि देखा जाए पिछले चुनाव में या देश के किसी भी चुनाव में एमवाई फैक्टर को लेके हमेशा बातचीत होती रहती है, तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार एमवाई फैक्टर कितना सही साबित होने वाला है? देखिए, साबित तो सही कितना होगा और किसके पक्ष में जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव है, और मुस्लिम और यादव जरूरी नहीं है कि लालू यादव को ही वोट करें, तेजस्वी यादव को ही वोट करें, उनके पास भी ऑप्शन है ना इस बार। तो अगर वाई समीकरण की, यादव समीकरण की बात करें तो अच्छी बात तो ये भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी वो डाल सकते हैं, और बीजेपी में भी कोई उनको परेशानी नहीं है, क्योंकि मोहन यादव, उसके बाद बिहार में यादव नेता बहुत सारे बीजेपी के पास हैं। बीजेपी भी यादवों को मतलब अपने पक्ष में, अपने पाले में करने के लिए लगातार कोशिश कर ही रही है। तो जरूरी नहीं है कि यादवों का सारा वोट जो है तेजस्वी यादव को ही पड़ा होगा, हो सकता है कि बीजेपी को भी पड़ा हो, नीतीश कुमार को भी पड़ा हो, प्रशांत किशोर को भी पड़ा हो। बात मुस्लिम की रही तो मुस्लिम का जो वोट है स्वाभाविक तौर पे आरजेडी को ज्यादा जाता है, लेकिन जेडीयू को भी जाता है, और कुछ जो पारंपरिक वोटर हैं बीजेपी के भी हैं, जो मुस्लिम पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो जिनको बीजेपी की नीतियां पसंद आती हैं, इसीलिए वो बीजेपी को भी वोट करते हैं। शहनवाज हुसैन क्या हैं? मुस्लिम हैं, और वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक। तो कहीं ना कहीं तो उनको जनता ने वोट किया है ना, सारे हिंदुओं ने तो नहीं किया, मुस्लिम ने भी उनको वोट दिया है। तो कुल मिला के ये कहना कि मतलब एक ही पार्टी को, मुझे लगता है कि मुस्लिम और यादव का वोट जो है दोनों सब पार्टियों को गया है, लेकिन आरजेडी को ज्यादा जाता है। ज्यादा और कम का सवाल है। एक और फैक्टर जो है पीडीए वाला, जो पीडीए जो है वो मुस्लिम यादव के समीकरण के आसपास है, दोनों को मिला के जितना है 14% यादव बिहार में और 17% के आसपास मुस्लिम है। तो इनका लगा लीजिए 28-29, और जो पीडीए है उनकी भी संख्या ठीक ठाक है। तो इस बार उसको भी लुभाने की शुरू में कोशिश हुई थी महागठबंधन की ओर से, लेकिन वो उस पिच पर डटे नहीं रहे, वो बाएं दाएं भागते रहे। कंफ्यूजन इस बात का था कि कहीं पीडीए के चक्कर में एमवाई तो नहीं इधर उधर हो जाएगा, तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, उन लोगों ने फोकस किया कि हमारा जो पारंपरिक है उसी को कंट्रोल में रखा जाए,
ताकि ऐसा ना हो कि पीडीए के चक्कर में सब कुछ निकल जाए, जैसा अखिलेश यादव के साथ हुआ। पीडीए विधानसभा में करते रहे और पीडीए उनके हाथ में कुछ आया नहीं। हालांकि लोकसभा में थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार पीडीए आपके साथ चला जाएगा। तो अभी ये सबसे बड़ा फैक्टर है और मुझे लगता है कि 14 तारीख को तो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने दिखेगा कि मतलब हम लोगों ने जो बातचीत की है वो किस तरफ है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है आज के लिए, आज के दिन अगर आप पूछेंगे तो ये बम्पर छप्पड़ फाड़ मतदान जो है वो बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, वहां के विधानसभा के लिए, वहां के लिए मुख्यमंत्री, सब कुछ के लिए ये बहुत अच्छे संकेत हैं। सर, जैसा कि देखा जाए कि हर बार की तरह इस बार भी मीडिया प्लेटफॉर्म अपना अपना एग्जिट पोल देंगे इस चुनाव को लेके, क्योंकि इस चुनाव की मतगणना 14 तारीख को होनी है। इसमें सर जैसे कि पिछले एग्जिट पोलों को देखा जाए तो हरियाणा चुनाव पे आया एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, बिहार चुनाव का भी 2015 का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, एग्जिट पोल गलत तो हो सही हो, सबसे बड़ी बात है कि एग्जिट पोल आप कितने सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। आपने 1000 लोगों से बात की एक विधानसभा में, ठीक है ना। 1000 लोग जो जिन्होंने अपनी मत रखी, क्या वो सच बोल रहे थे? कई बार ऐसा होता है कि हम वोट जो है वो आरजेडी को दे रहे होते हैं, हम कहते हैं बीजेपी को दे दिया जी। कई लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। कई लोगों से आप पूछेंगे कि आपने किसको वोट किया है, वो कांग्रेस को वोट देंगे, वो कहेंगे बीजेपी को दे दिया। कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करते हैं, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, हमने तो प्रशांत किशोर को दिया है, मेरा वो फेवरेट है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सैंपलिंग इकट्ठा करने में बहुत सारी उलझनें होती है। लोग कितना सच बोल रहे हैं, लोग किस हालात में बोल रहे हैं। कई बार होता है कि आप जो करते हैं वो सामने बोलते नहीं, क्योंकि ये आपका अधिकार है, लेकिन बताने का राइट नहीं है। बताने का राइट इसलिए मतलब बताने का राइट तो है, लेकिन लोग इसीलिए नहीं बताते हैं कि क्या पता बाद में कुछ हो और इसको लेकर के हमारी आलोचना होने लगे, समाज में कहे कि भाई ये कांग्रेसी है, चाहे ये भाजपाई है, चाहे ये वामपंथी है, इस तरीके के हमारे ऊपर ठप्पा ना लगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसी को साइलेंट वोटर कहते हैं, जो साइलेंट वोटर जो चुपचाप वोट कर रहा है और अपने मन में कुछ और है, सामने कुछ और चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो एग्जिट पोल होता है इसीलिए गलत होता है कि एग्जिट पोल में सैंपल आप इकट्ठा तो ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन 1000 सैंपल से आप 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो वोटर हैं टोटल एक विधानसभा में, उसको मेजरमेंट करना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए आपने हरियाणा में देखा होगा कि इसीलिए ये रहे 2015 के चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था, बिहार में आपने भी बताया मुझे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो भी सामने आएंगे, रुझान जो भी आएगा, वो जो भी आए वो तो बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के वोट प्रतिशत इतना ज्यादा है जो भी पार्टी आएगी, चाहे एनडीए आए, चाहे महागठबंधन आए, वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगी और सरकार बनाएगी। सरकार वहां पर काम करना पड़ेगा। सरकार कोई भी आए, चाहे एनडीए का हो, चाहे महागठबंधन का हो, लेकिन चाहे नीतीश मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मजबूती से काम करने की जरूरत है और मजबूती से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा हैं और जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरना यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वादे भी बहुत हुए हैं, कोई सरकारी नौकरियों की अंबार लगा रहा है, हर घर को सरकारी नौकरी, तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है, एनडीए भी पीछे नहीं है। 1 करोड़ नौकरी का जो कहा गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। चुनाव में मैं बहुत पॉजिटिव वे में देख रहा हूं कि 14 तारीख को बहुत मजा आने वाला है। जो भी होगा वो अच्छा होगा और क्लियर मैंडेट होगा, किसी के लिए भी हो, क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी आपने हरिशंकर जी को सुना, उन्होंने बिहार चुनाव लेकर और मतगणना को लेके और बल्कि EMY फैक्टर यानी सब शुरू से लगा के अंत तक सभी चीजों को कवर करते हुए बात बताई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 14 तारीख को किसकी सरकार बनती है। ये जरूर बड़ा कुछ न कुछ बड़ी चीजें आने की सामने आपके। अब देखना इसके लिए क्या होगा कि एनडीए की सरकार बहुमत में आती है या महागठबंधन की। जो भी सरकार आएगी ये तो कंफर्म हो गया इस वोटिंग को देख के कि पूर्ण बहुमत में आएगी। ऐसे तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस।